हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैकाले का विवरण पत्र, जो कि 2 फरवरी 1835 को प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये विवरण पत्र भारत में जो अभी का शिक्षा है या भारत में जो शिक्षा को शुरुआत करने का कैसे कारण बना, कैसे अंग्रेज शिक्षा की शुरुआत हुई। दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग चलते हैं पिछले वीडियो में। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 1813 का चार्टर एक्ट आया था और 1813 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि 1 लाख रुपया दिया गया था भारतीय शिक्षा के लिए। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। इसके बाद दोबारा फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया, 1 लाख को बढ़ा करके 10 लाख कर दिया गया। ठीक, ये आप लोग को समझे थे। फिर यही मैटर हुआ था कि 1 लाख रुपया को खर्चा कहाँ किया जाए। 1 लाख रुपया को खर्चा किया जाए प्राच्यवादी शिक्षा पर या पाश्चात्यवादी शिक्षा पर। हमने आपको बताया था प्राच्यवादी शिक्षा क्या है और पाश्चात्यवादी शिक्षा क्या, दोनों के बारे में हमने बताया था आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो जा करके पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी शिक्षा क्या था। ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ कि कौन आए हमारे मैकाले। ठीक, मैकाले आए। ठीक, और मैकाले को ये प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी दोनों के बारे में दिया गया कि आप इसका समस्या का समाधान करके लाइए और ये बताइए कि भारत में किस प्रकार की शिक्षा दिया जाए, किस प्रकार की शिक्षा पर बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में आप हमको सुझाव दीजिए। किसने कहा? गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक ने कहा। तो चलिए आज अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं, कि करके समझते हैं कि क्या हुआ था। ठीक, देखिए क्या है कि मैकाले का विवरण पत्र, ठीक, जो कि प्रकाशित हुआ 2 फरवरी 1835 को। देखा जाए कि मैकाले एक शिक्षा शास्त्री था, राजनीतिज्ञ था और कुशल प्रशासक था। तो मैकाले क्या था? एक शिक्षा शास्त्री भी था, अच्छा राजनीतिज्ञ भी था, एक कुशल प्रशासक भी था। ये 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक की काउंसिल में क्या बन के आया था? कानूनी सलाहकार बन के आया था। तो जब बन के आया तो गवर्नर जनरल ने कहा कि हमारे यहाँ एक मैटर हुआ है जो 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 है, उसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को समाप्ति के लिए या उसकी समस्या है उसको सुलझाने के लिए बात कही। किससे कही? गवर्नर जनरल ने कहा मैकाले से। ठीक, मैकाले से कहा कि जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद है इसको समाप्त करने के लिए आप सुझाव दें। ठीक, अब उसने इसको पढ़ा, इसको समझा, समझने के बाद फिर अपने प्रस्ताव क्या रखे। तो देखिए, उसने उसको लिया और समझा कि क्या प्राच्य और पाश्चात्यवाद क्या है। तो समझने के बाद उसने अपना बात दिया, मतलब अपने प्रस्ताव दी, अपनी बात कही। क्या कही? विवरण पत्र की प्रमुख बातें। अब वो क्या कह रहा है? देखिए पहला पॉइंट, देखिए समझिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि धारा 43 में जो वर्णित धनराशि है, मतलब जो धारा 43 में लिखा गया है कि 1 लाख रुपया पहले था, बाद में 10 लाख हो गया है, वो गवर्नर जनरल अपने मन से खर्चा करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार खर्चा करेगा। इसके लिए उसके ऊपर से कोई बाहरी दबाव नहीं होगा, कोई बाहरी दबाव या बाहरी शर्त नहीं होगा। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन और कहा कि भारतीय विद्वान, ठीक है, भारतीय विद्वान का अर्थ ये नहीं होता है कि जो संस्कृत में पंडित हों, जो उर्दू या अरबी में मौलवी या उर्दू फारसी अरबी जो भी भाषा में मौलवी हैं, जो अपने को उर्दू का विद्वान मानते हैं, जो संस्कृत का विद्वान मानते हैं पंडित, उसने कहा कि इसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि जो अंग्रेजी माध्यम से विद्वान है उसको मतलब हम लोग कहेंगे भारतीय विद्वान। अब देख लीजिए, यहीं पर भारतीय विद्वान का मतलब ये है। ठीक, आगे देखा जाए नेक्स्ट तीसरा उसने पॉइंट क्या कहा कि धारा 43 में वर्णित जो साहित्य शब्द का अर्थ है वो संस्कृत और, देखिए, संस्कृत और अरबी साहित्य से नहीं, उससे नहीं है, बल्कि मिल्टन की कविताएं एवं दर्शन भी शामिल है। मतलब संस्कृत और अरबी या साहित्य जो फारसी है वो साहित्य तो रहेगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन उसके साथ ही उसने क्या कहा कि इंग्लिश का भी उसने, मतलब इंग्लिश पर ज़्यादा जोर उसने दे दिया इसको। मतलब यहाँ पर क्या कहा? मिल्टन की कविताएं और दर्शन जो शामिल रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसने पूरा इंग्लिश पर फोकस किया। अब देखिए, उसने कहा कि अंग्रेजी माध्यम शिक्षा हम क्यों दें, उसके बारे में उसके तर्क क्या थे। उसके तर्क थे अंग्रेजी माध्यम में भारतीयों को शिक्षा क्यों दिया जाए।
तो अंग्रेजी माध्यम में भारतीयों को शिक्षा देने के लिए उसने अपने तर्क से बताया कि क्यों पढ़ाया जाए भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में। तो पहले ये कहा कि अंग्रेजी जो है वो शासकों की भाषा है। देखिए यहाँ पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अंग्रेजी जो है शासकों की भाषा है। देखिए हम लोग उस समय किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के, और अंग्रेजों की भाषा थी अंग्रेजी। तो उसने कहा कि ये लोग अंग्रेजी पढ़े रहेंगे तो हमारी बातों को समझ पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक। दूसरी पॉइंट थी कि ब्रिटिश सरकार में नौकरी करने के लिए, ब्रिटिश सरकार में नौकरी करने के लिए भाई अगर वो लोग फाइल बनाएंगे लिखेंगे तो हिंदी में तो लिखेंगे नहीं, वो लोग कोई भी फाइल रहे कुछ भी रहेगा, सब कुछ चीज़ें इंग्लिश में रहेगी। तो ब्रिटिश सरकार में नौकरी करने के लिए, और अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो पहले वीडियो में हमने बताया था कि इनका मेन मकसद था कि हमको एक नीचे लेवल के एक अधिकारी बना, वो नीचे लेवल का एक छोटे मोटे पोस्ट का एक कर्मचारी बनाना जो हमारी हेल्प कर सके। जो बड़े ऑफिसर जो हमारे यहाँ ब्रिटेन से आते हैं वो तो आते हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं उनको हम यहाँ से ले सकें और क्या कर सकें, हम जो है वहाँ से हमारे हेल्प के लिए इनको हम उतना पढ़ा दें जिससे जो है हमारी हेल्प हो जाए दोस्तों, ठीक। आगे देखिए, यहाँ देखिए भारतीय खुद अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी भारतीय खुद सीखना चाहते हैं, भारतीयों का इंटरेस्ट अंग्रेजी में है, वो हिंदी और अरबी और संस्कृत नहीं सीखना चाहते हैं। आगे देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित ज्ञान आज अंग्रेजी में है। इसने कहा भैया हमारे यहाँ ही सब ज्ञान है और दुनिया में कहीं भी कोई किसी भाषा में ज्ञान नहीं है, सिर्फ जो है अंग्रेजी में है, ठीक। तीसरा इसने कहा कि अंग्रेजी सीखना आसान है, ठीक है। अंग्रेजी आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, कितना अंग्रेजी बोलने आता है आप लोग खुद जानते हैं, तो बाकी कहने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, भारत में कोई एक भाषा नहीं है जिसे एक माध्यम बनाया जाए। इसकी बात तर्क थी, क्योंकि हम लोग देखिए नॉर्थ इंडिया वाले हैं, क्या है, हिंदी बोलते हैं, लेकिन साउथ इंडियन चले जाएंगे उधर तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सभी भाषा चलती है और वो लोग हिंदी बोलना चाहते ही नहीं हैं। तो उसने एक भाषा सोचा कि अगर इंग्लिश भाषा को प्रेफरेंस बनाया जाए तो हम दोनों तरफ एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे, मतलब दोनों तरफ से एक संबंध बना लेंगे जिससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, ये तो अपना तर्क दिया, ये विवरण पत्र में कहा कि अंग्रेजी में शिक्षा क्यों दिया जाए। अब देखिए आगे देखा जाए कि इसके बाद उसने और कुछ कहा। जब उसको पढ़ा तो मैकाले ने और कुछ कहा, और क्या कहा, उसने भारतीय ज्ञान विज्ञान का मजाक उड़ाते हुए कहा कि भारत में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी साहित्य हैं, ज्ञान विज्ञान, सबको मिला के रख दो और यूरोप में एक अलमारी में जितनी किताब भरी है साहित्य या दर्शन की, वो जो है भारतीय में जितनी भी साहित्य की किताबें हैं उसमें जो ज्ञान है वो भारतीय किताबों से सबसे ज़्यादा होगा। तो यही है कि उसने कहा कि यूरोपीय साहित्य की एक अलमारी की किताब संपूर्ण भारतीय साहित्य से भी बेहतर है, मतलब उससे अच्छी है। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, देखा जाए इसमें कि भारतीयों को शिक्षा देने के लिए निस्यंदन विधि का प्रयोग किया गया। निस्यंदन विधि का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए 100 लोगों को शिक्षा देना है, ठीक है, तो अगर हमारे पास ठीक ठाक बजट नहीं है, लोग नहीं हैं, तो उसने कहा कि यार 10 लोगों को शिक्षा दे दिया जाए, 10 लोगों को हाईली एजुकेटेड कर दिया जाए, खूब ज़्यादा शिक्षा दिया जाए। ये जो 10 लोगों को शिक्षा दे देंगे ऑलरेडी, तो धीरे धीरे करके शिक्षा का मतलब धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को शिक्षित करते रहेंगे और शिक्षा का प्रचार प्रसार होता रहेगा, ठीक। तो इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर समझिए, इन्होंने कहा कि ज़्यादा लोगों को शिक्षा ना देने से थोड़े लोगों जो उच्च वर्गीय हैं उनको शिक्षा दे दिया जाए। अगर वो लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वो लोग अपने निम्न वर्गीय जो लोग हैं उनको शिक्षा देते रहेंगे और धीरे धीरे जो शिक्षा का प्रसार है ऊपर से लेकर के नीचे तक होता रहेगा, जिसका नाम क्या दिया गया, निस्यंदन विधि या छन्नीकरण विधि कहा गया। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं। निष्कर्ष क्या मतलब, अच्छा बताइए, आप पढ़े होंगे, पूरा पढ़ लीजिए, पूरा आपने पढ़ा, पूरा निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष यही निकला कि मैकाले ने पूरा कहा कि अंग्रेजी में ही शिक्षा दिया जाना चाहिए। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ेगी भाई। तो घोषणा पत्र से, मैकाले के घोषणा पत्र से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। और देखिए एक बात तो अभी इसका क्लियर नहीं होगा, अभी इसने खुलकर नहीं कहा कि अंग्रेजी में ही शिक्षा दो या हिंदी में शिक्षा दो, लेकिन इसका झुकाव पूरा इंग्लिश की तरफ था, ठीक। तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, लेकिन प्राच्य पश्चात विवाद जो है वो ख़त्म नहीं हुआ अभी तक।
आगे देखिए, फिर भी अगर देखा जाए तो हम भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक या आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत किसे कहते हैं? मैकाले को कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग दोबारा रिवीजन करते हैं क्या कि मैकाले का विवरण पत्र कब आया? 2 फरवरी 1835 को आया। मैकाले गवर्नर जनरल कब बन के आया? 10 जून 1834 को बनकर आया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? जनरल विलियम बेंटिक थे। 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की में जो विवाद था, प्राच्य पश्चात विवाद था, उसको खत्म करने के लिए इसको दिया गया। इसने अपने विवरण दिए। विवरण में पहला कहा कि जो पैसा है वो गवर्नर जनरल अपने मन से खर्चा कर सकता है, वो किसी से पर बाध्य नहीं होगा कि कहाँ खर्च करेगा। दूसरी बात उसने कहा कि भारतीय विद्वान का अर्थ ये नहीं होता है हिंदी, संस्कृत और अरबी में विद्वान होना। उसने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा में विद्वान है, भारतीय विद्वान का मतलब वो होता है। तीसरा उसने कहा कि धारा 43 में जो वर्णित है साहित्य शब्द का अर्थ है संस्कृत और अरबी साहित्य से नहीं, बल्कि मिल्टन की कहानियों और क्या है, और दर्शन भी शामिल है, उसमें दर्शन भी शामिल है। अब अंग्रेजी में तर्क देने का उसका मैटर हुआ, तो अंग्रेजी में भाषा मतलब शिक्षा क्यों दिया जाए, उसके बारे में उसने कहा कि शासकों की भाषा अंग्रेजी है। और दूसरी बात उसने कहा कि ब्रिटिश सरकार में नौकरी करने जाओगे तो हिंदी बोलोगे, लोग समझ नहीं पाएंगे, तो भाई यहाँ पर देना पड़ेगा। भारतीय खुद अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। दुनिया में सबसे विकसित ज्ञान आज अंग्रेजी में है, हिंदी में कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई बात नहीं है, मान लेते हैं। अंग्रेजी सीखना आसान है और भारत में कोई भी एक भाषा नहीं जिसे माध्यम बनाया जाए। तो ये तर्क ज़्यादातर उसका सॉलिड है, इसका ये वाला तर्क अंतिम वाला, छठवां वाला। आगे देखिए, मैकाले के अन्य कथन क्या थे? मैकाले ने कहा था कि भारतीय जो साहित्य है, भारतीय ज्ञान विज्ञान की बेइज्जती करते हुए कहा था कि जो यूरोप की अलमारी की एक किताब, एक अलमारी में जितनी किताबें रखी हैं वो भारतीय साहित्य में जितनी भी किताबें हैं और जितनी भी भारतीय साहित्य है उससे जो है बेहतर है। ठीक, ये कहा था। और दूसरी में क्या था, इसने निस्यंदन विधि, छन्नीकरण विधि का प्रयोग किया था। छन्नीकरण विधि का मतलब ये होता है कि थोड़े ज़्यादा लोग को ज्ञान न देने से अच्छा है थोड़े लोग, उच्च वर्गीय जो लोग, उनको ज्ञान दिया जाए, उनको हाईली एजुकेटेड किया जाए, जिससे वो क्या करें, अपने से नीचे लोगों को धीरे धीरे ज्ञान देते रहें और ज्ञान का निस्यंदन पद्धति या छन्नीकरण विधि ये हमारा बना रहे और ज्ञान सभी लोगों के पास पहुँच जाए। इसका हमारा क्या है, तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ेगी, क्योंकि उसने अंग्रेजी की तरफ झुकाव दिया तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। और लेकिन प्राच्य पश्चात विवाद खत्म नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, इसको आधुनिक शिक्षा का अग्रदूत मानते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अगर आप इसका फ़ोटो चाहते हैं तो आप जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, इसका फ़ोटो हम वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे और उसको देख करके आप लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।